नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिस्ट और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू कीप योर बोन्स हेल्दी थ्रू आउट योर लाइफ। आप अपनी हड्डियों को जीवन भर में स्वस्थ कैसे रखें। तो यहाँ पर ज़रूरी ये जान लेना है कि हड्डी होती क्या है। दोस्तों, हड्डी एक तरह के जो हमारे शरीर में कई प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे स्किन होती है, लीवर होता है, ग्लैंड्स होती हैं। उसी तरह से एक टिश्यू होता है जो बोन कहलाता है। इसमें जो ये टिश्यू है, ये इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से ये स्ट्रक्चर को बनाने में यूज़ होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो इसकी संरचना मोटे तौर पे ये जाननी चाहिए कि इसमें जो मुख्य कंटेंट होते हैं, ये कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। तो उनसे मिलके ये बनता है। इसमें प्रोटीन के जाल के ऊपर इन मिनरल्स का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से उसकी हार्डनेस क्रिएट होती है और यही हार्डनेस हमारे शरीर को शेप देती है। हमारे शरीर को, चूँकि मसल अटैचमेंट इसमें होते हैं, तो मूवमेंट देती है, जॉइंट्स के मूवमेंट देती है, जॉइंट्स बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और इसी वजह से हमको इसको स्वस्थ रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर ना हो सकें। तो दोस्तों, ये तो बात थी आपकी बोन्स की संरचना किस प्रकार है। अब इस बोन्स का हमारी डाइट के अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं, शरीर के अंदरूनी फैक्टर, जिसकी वजह से इसकी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है। जैसे कि हार्मोन्स, इसमें आप ये पहले कहेंगे कि जैसे कुछ हार्मोन्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं। जैसे विटामिन D3 है। ये विटामिन D3 आपकी आंतों में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और किडनी में से उसको बाहर एक्सक्रीट होने से रोकता है। इसके अलावा इसको ब्लड से हड्डियों में डिपॉजिट करता है। थायराइड हार्मोन का दोस्तों, थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन है, ये भी एक आपस में सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं, ताकि ब्लड में और हड्डियों में कैल्शियम का बैलेंस बना रहे। जब भी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो ब्लड से जाके हड्डियों में चली जाती है और आंतों से फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। लेकिन अगर ये हार्मोन गड़बड़ होते हैं तो फिर उल्टा होने लगता है कि जो ब्लड की कमी है कैल्शियम की, वो हड्डियों में से घुल घुल के ब्लड में आने लगता है। क्योंकि कैल्शियम एक इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसकी एक्टिविटी के बगैर, इसकी प्रेजेंस के बगैर कुछ भी शरीर में नहीं हो सकता। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, चाहे हार्ट मसल है, चाहे हमारी और मसल्स हैं, या हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सब कैल्शियम आयंस और तरह के आयंस होते हैं, उसकी प्रेजेंस की वजह से पॉसिबल है। दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपको जो रूटीन में डेली आप खाते हैं उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप क्या ठीक मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में लें, क्या कम मात्रा में लें। तो ये आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें कहेंगे हम कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की आपकी डाइट में एबंडेंस होनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मल्टीपल विटामिन्स देते हैं, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली यंग एंड एडोलेसेंट बच्चों में, जिनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और हीलिंग एंड रिपेयर में भी विटामिन सी काम आता है। तो जैसे जो पत्ते, ग्रीन एंड येलो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली है, आपका ये ऑनियन है और कैबेज है, जो पत्ते वाली जितनी भी सब वेजिटेबल्स हैं वो आप कंज्यूम करें। उस कोशिश करें कि रोज़ाना उनको कंज्यूम करने की। जैसे सैलेड वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की आप वेजिटेबल्स अपनी डाइट में डेली ऐड करें। दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी डाइट में ध्यान देना पड़ेगा प्रोटीन के लिए, क्योंकि प्रोटीन एक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कि आपकी पूरी हड्डी की जो मेशवर्क है, जाल है, उसको बनाएगी। लगभग 50% हिस्सा जो बोन का है वो प्रोटीन के द्वारा बनता है, और प्रोटीन के बगैर आपकी ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। तो यंग एज में ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्सरसाइज करते हैं उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जिस समय आप, स्पेशली महिलाओं में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन के टाइम पे प्रोटीन्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कैल्शियम, प्रोटीन वगैरह की। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के बारे में मैं एक मोटा आपको फॉर्मूला देना चाहूँगा कि आपका जो बॉडी वेट है उसको आप 0.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उतने ग्राम पर डे आपको प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप रूटीन लाइफ जीते हैं। तो अगर आप टफ लाइफ जीते हैं, जैसे पहाड़ों पे ज़िंदगी है, आप रोज़ाना 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर अप डाउन में वॉक कर रहे हैं, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। वरना आपकी धीरे धीरे जो प्रोटीन की कमी से एजिंग जल्दी आएगी। तो ये भी आप ध्यान रखें कि प्रोटीन की मात्रा को अच्छा रखें। और प्रोटीन अच्छा रहता है तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन भी बैलेंस्ड होती है। दोस्तों, ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो डाइट में प्रोटीन की कमी को ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं, वो लोग जो हैं डिफरेंट काइंड की दाल से, और आपके पनीर से, डेयरी प्रोडक्ट से, सोयाबीन से, इससे अपनी जो है टोफू से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट
पूरी कर सकते हैं। जबकि नॉन वेजिटेरियन लोग जो है एग है, मीट है, फिश है, इस तरह से आप अपना जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो ज़रूरी हिस्सा डाइट का है हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, वो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और मैग्नीशियम वगैरह, जो ट्रेस एलिमेंट्स, जो माइनर एलिमेंट्स हैं। अब कैल्शियम के बारे में मैं मोटा मोटा बताऊंगा कि जितना भी जो बोन की फॉर्मेशन होती है वो कैल्शियम के डिपोजिशन से, और मैग्नीशियम, कैल्शियम इनके और फास्फोरस के डिपोजिशन से ही होती है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट एक कॉमन आदमी की, कॉमन मैन की 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। यही टीन एज में, यंग एज में, जिस समय 10 से 18 साल के टाइम पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उस समय ये 1300 मिलीग्राम तक हो जाती है। और एल्डरली में, जिस समय की क्षय हड्डी का जो डीजनरेशन बढ़ जाता है, उस समय वो 1200 मिलीग्राम के आसपास होती है। अगेन ये जो कैल्शियम और विटामिन डी हैं, ये आपको कैल्शियम की बात करूँगा तो ये आपका वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, अबंडेंट फ्रूट्स में अबंडेंट मात्रा में मिलता है। और ये आपको अगर अच्छी डाइट है तो अलग से कैल्शियम, यंग एज में तो अलग से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने की आमतौर पे आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसके अलावा इसकी मात्रा लीफी वेजिटेबल्स में भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये आपको हार्ट की कुछ डिजीज़ से भी प्रोटेक्टेड रखता है। अब आती है बात विटामिन डी की और विटामिन K2 की। ये आपको ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। विटामिन डी की मात्रा की बात जहाँ तक है तो इसका जो करीब करीब जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है, इसका 70% हिस्सा सनलाइट से पूरा होना चाहिए, बाकी 20-30% आपका डाइट से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आज की इस एडवांस डेवलप्ड लाइफ में हम मल्टी स्टोरीड कंपार्टमेंट और बिल्डिंग्स में चूँकि हम लोग बैठ के काम करते हैं, तो इसलिए आज की सिनेरियो में लगभग 70% to 80% लोग कैल्शियम और विटामिन डी डिफिशेंट हैं। तो कैल्शियम, विटामिन डी की जो डेली की जो विटामिन डी का जो नॉर्मल लेवल है वो दोस्तों 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड है, जो कि अगर आपको लगे कि आपका हड्डियां कमज़ोर हैं तो आप इस विटामिन डी के लेवल को नाप के देख सकते हैं कि आपका जो विटामिन डी का लेवल है वो कितना कम है, ताकि सप्लीमेंटेशन भी उसी हिसाब से किया जा सके। दोस्तों विटामिन डी की कमी से लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट काइंड की डिजीज़ेज आपको हो जाती हैं। जैसे यंग एज में, डेवलपिंग एज में अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको रिकेट्स हो सकता है, और आगे आप जाएंगे तो ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, और एल्डरली एज में आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है, जिसमें कि हड्डियां बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती हैं, बोन मास बहुत कम हो जाता है और ज़रा से झटके लगने पे आपको फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए विटामिन डी का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। ये नॉन वेजिटेरियन आइटम में, कुछ फ्रूट्स में और आपकी सनलाइट में होता है। सनलाइट में एक मोटे तौर पे जान लेना ज़रूरी है कि हर इंसान को, हर आदमी को करीब करीब 30 से 45 मिनट आपको दोपहर की धूप में अपनी स्किन को एक्सपोज रखना चाहिए, क्योंकि जो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो स्किन की जो नीचे जो सेल्स हैं उसमें विटामिन D3 को एक्टिवेट करती हैं, और तब विटामिन D3 शरीर में जाके एक्टिव होके आंतों से कैल्शियम को ज़्यादा निकालता है, और जो कैल्शियम ब्लड में है होता है उसको हड्डियों में डिपॉजिट करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। दोस्तों अब इसके बाद रोल होता है एक्सरसाइजेस का। नियमित रूप से एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं अच्छी बोन हेल्थ के लिए, और एक नॉर्मल रूटीन में आपको 30 से 45 मिनट के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वॉक करना या रनिंग करना या जो भी आपके शौक़ हैं उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसके अलावा हफ्ते में 2 बार आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज करने से मसल्स का खून का दौरा बढ़ेगा, और मसल्स के खून के दौरे से ही हड्डियों को पोषण मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं मसल्स के थ्रू ही जाती हैं। तो अगर आप मसल्स की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसे मूव नहीं करेंगे, तो आपने जो न्यूट्रिशन लिया हुआ है वो बोन्स तक नहीं पहुंचेगा। बोन्स तक नहीं पहुंचेगा तो बोन स्ट्रेंथन कहाँ से होगी। तो इसलिए एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। 30 मिनट कम से कम आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस समय हमारे समाज को भी ये प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सब इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो बच्चों का विकास उस तरह से नहीं हो पा रहा, फिजिकल विकास, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो स्कूल में या खेल के मैदान भी बहुत श्रिंक हो गए हैं, लिमिटेड हो गए हैं, सीमित हो गए हैं। तो इसलिए बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए भी प्रमोट करना चाहिए कि बच्चे खेल कूद में भी अपना समय ज़रूर 1 या 2 घंटा रोज़ाना दें। दोस्तों ये क्रम बनाइए कि रोज़ाना 30 मिनट आप एक्सरसाइज करेंगे, 7 घंटे की रोज़ाना नींद लेंगे, पानी की मात्रा आप कम से कम दिन भर में 3 लीटर रखेंगे, और अपनी दिमागी स्ट्रेस को कम करने के लिए आप कुछ घंटे अपने परिवार के साथ बिताएंगे, कुछ योगा में बिताएंगे, कुछ मेडिटेशन में बिताएंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। और साथ में ये न्यूट्रिएंट्स का, जैसे प्रोटीन्स मैंने बताया और लो कैलोरीज बताई, इसको आप लेंगे।
कुछ मिनरल्स हैं, कैल्शियम, विटामिन्स, जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इतना सब नॉर्मल रूटीन रखने के बाद भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं और आपको लगता है कि आपको थकावट जल्दी महसूस होती है, मसल्स पेन होता है, जल्दी आपकी स्ट्रेंथ कम है, स्टेमिना कम है, तो आप उसको डॉक्टर से मिलके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है। आपको हार्मोन्स की गड़बड़ी हो सकती है, थायराइड, पैराथायराइड, ग्रोथ हार्मोन और कई तरह के हार्मोन्स हैं फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद, और ईस्ट्रोजन हार्मोन वो आपको जब लो लेवल होता है तो उसका बोन प्रोटेक्टिंग इफेक्ट कम हो जाता है, तो ये हार्मोन्स का लेवल आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बीमारियां हैं, जैसे आपके आंतों से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका जो और किडनी फेलियर है या और कुछ बीमारियां हैं, उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए और उसका अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक इलाज करवाइए। दोस्तों, अगर आपको प्योरली विटामिन डी की और कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि आप कैल्शियम की टैबलेट्स लें, विटामिन डी के से हफ्ते में एक बार दूध में घोल के लें, या अगर आपका विटामिन डी लेवल बहुत कम है तो आपको कुछ इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इन सब के करने से अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा डाइटरी इंटेक, गुड अमाउंट ऑफ द एक्सरसाइजेज, गुड अमाउंट ऑफ दीज मिनरल्स, वाटर, स्लीप, ये सब आप करेंगे तो हो सकता है आपकी हड्डियाँ बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएँ। कुछ पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से बेड रिडन हैं, बहुत कमज़ोर हैं और वो चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे मरीजों में ज़रा करवट लेने में या उठाने में, इनकी नर्सिंग करने के दौरान भी फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है, या ज़रा सा बेड से आप ये डिस्प्लेस हो जाएं तो फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है। तो ऐसे मरीजों में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि कैल्शियम विटामिन डी के साथ में एंटी रिजॉर्टिव एजेंट भी दे दें, जो कि इंजेक्शंस के द्वारा ज़्यादातर दिए जाते हैं। ये भी आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। दोस्तों, कई बार मरीज़ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जूझ रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं चल पाता है कि मेरे अंदर ये कम है तत्व, या वो नहीं एसेस कर पाता है, तो वो प्रेजेंट करता है हल्की सी चोट में उसको फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि उसको शरीर में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम है, या कुछ ऐसे क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं उसमें भी ऐसा होता है। तो ऐसे मरीजों में हम कुछ इंजेक्शंस के द्वारा सप्लीमेंट करते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी का इंजेक्शन देते हैं, कोलेजन, ग्लूकोसामीन, ये सब हम लोग जो मार्केट में अवेलेबल हैं ये रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। और अगर आपकी डायग्नोसिस एक्सीडेंटली इस तरह से भी होती है तो भी आप अगर ठीक से इलाज लें समय पे, तो आपकी हड्डियों को दोबारा मजबूत करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो का आप लाभ उठाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।